गुड आफ्टरनून ऑफ यू। पिछले रिवीजन क्लास तक हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की दो क्लासिफिकेशन, कवरेज रेशियोज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, ये रिवाइज कर लिया था। फिर हमने मार्केट टेस्ट रेशियोज का रिवीजन शुरू किया था, जिसमें टोटल 6 रेशियोज थी, जिसमें से हम 3 रिवाइज कर चुके। पहली अर्निंग पर शेयर थी, दूसरी डिविडेंड पर शेयर और तीसरी पे आउट रेशियो। अब हम अपनी बची हुई 3 रेशियोज भी जो हमारी है मार्केट टेस्ट रेशियोज की, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मार्केट टेस्ट रेशियोज में जो हमें अगली रेशियो डिस्कस करनी है वो है प्राइस अर्निंग रेशियो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट रेशियो है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये प्राइस अर्निंग रेशियो। देखिए, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसके नाम में ही ना इसका फॉर्मूला छुपा हुआ है। जब हम वर्ड बोलते हैं प्राइस तो हमारा मतलब किससे होता है? मार्केट प्राइस से। और जब हम वर्ड बोलते हैं अर्निंग तो हमारा मतलब किससे होता है? अर्निंग पर शेयर से। और क्योंकि डिनोमिनेटर में अर्निंग एक शेयर की है, इसलिए न्यूमरेटर में मार्केट प्राइस भी एक शेयर का ही होना चाहिए। भाई, पैरिटी और इक्वालिटी नाम की भी कोई चीज होती है, तो मार्केट प्राइस भी एक शेयर का और अर्निंग्स भी एक शेयर की। और यहां पर कौन से वाले शेयर की बात हो रही है? इक्विटी शेयर की बात हो रही है, क्योंकि जो मार्केट टेस्ट रेशियोज होती है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है? इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। और जो ये प्राइस अर्निंग रेशियो ना, स्टॉक मार्केट में बहुत फेमस रेशियो है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली रेशियो है। आइए जरा समझने की कोशिश करें कि ये रेशियो कन्वे क्या करती है। मान लीजिए एक कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 10 रुपए का रिपोर्ट हुआ। मतलब जब इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए तो उसने अर्निंग पर शेयर अपना 10 रुपए का रिपोर्ट किया, और जब हमने उसका स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस देखा, मार्केट प्राइस देखा, तो वो 200 रुपए चल रहा था। इसका मतलब जब ये रेशियो हमने कंप्यूट करी तो ये कुछ 20 टाइम्स आई। अब ये 20 टाइम्स क्या कन्वे करता है? देखिए, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो और उस कंपनी की अर्निंग पर आपका हक आ जाता है। तो अगर इस कंपनी ने 10 रुपए की अर्निंग रिपोर्ट करी है और मैं इस कंपनी का शेयर खरीद लेता हूं तो इस 10 रुपए पर मेरा हक आ जाएगा। तो ये 10 रुपए का हक पाने के लिए मुझे लेकिन 200 रुपए का दाम देना पड़ेगा। नहीं, इसकी 10 रुपए की अर्निंग पर हक पाने के लिए मुझे 200 रुपए का दाम देना पड़ेगा। तो मैं अगर यही बात 1 रुपए के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं कि इसकी 1 रुपए की अर्निंग के लिए मुझे 20 रुपए देने पड़ेंगे। भाई 10 रुपए देखोगे, इसका 20 गुना है 200। तो मैं अगर यही 1 रुपए के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो उसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इस कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग पर हक पाना है तो आपको 20 रुपए का दाम देना पड़ेगा। अब अगर अर्निंग 10 रुपए की चल रही है तो उसका 20 गुना कर दोगे तो 200 रुपए आएगा। तो अगर इसी लिहाज से देखें, कल को मान लीजिए इस कंपनी का ग्रोथ होता है और ये कंपनी जो है 15 रुपए का अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट करती है, तो 15 रुपए का 20 गुना अगर आप करोगे तो इसका मार्केट प्राइस 300 रुपए हो जाना चाहिए, तभी ये 20 टाइम्स आएगा। नहीं, यही होना चाहिए ना। अब जरा आप चेक करें इस रेशो में कितनी चीजें हैं। सर, इस रेशो में 3 चीजें हैं। एक तो प्राइस अर्निंग रेशो खुद है, दूसरा मार्केट प्राइस है और तीसरा अर्निंग पर शेयर है। इस फॉर्मूला में 3 चीजें हैं। अब ना हमें एग्जाम में क्या होता है, 3 में से कोई भी 2 चीजें देगा। या तो वो आपको मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर देगा और कहेगा आप पी रेशियो निकाल दीजिए, और या फिर वो आपको अर्निंग पर शेयर पी रेशियो दे देगा, कहेगा मार्केट प्राइस निकाल दीजिए। मान लीजिए वो मुझे मार्केट प्राइस निकालने के लिए बोलता है, तो क्या आप निकाल देंगे? हाँ सर, क्या प्रॉब्लम है? मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर, इस फॉर्मूला में थोड़ी सी हमें फेरबदल करनी होगी। ये अर्निंग पर शेयर यहां ले जाएं, तो कहने का मतलब पी रेशो को मुझे अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी आप बताइए ना, मैंने जब आपको कहा कि इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर मान लो आगे चल के 15 रुपए हो जाता है और इस कंपनी का पी रेशो 20 टाइम्स ही रहता है, तो इसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? इसका मार्केट प्राइस 300 रुपए हो जाएगा। नहीं, तो अगर हमें 3 में से कोई भी 2 चीजें दे रखी हैं तो तीसरी हम निकाल लेंगे, वो चाहे कोई भी 2 चीजें दे रखी हो, तीसरी निकल जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको फॉर्मूला भूलने की कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको बस नाम पे फोकस करना है। प्राइस, मार्केट प्राइस, अर्निंग, अर्निंग पर शेयर। क्योंकि अर्निंग पर शेयर है तो मार्केट प्राइस भी पर शेयर होना चाहिए। अब अगला सवाल दिमाग में ये आता है कि सर कुछ कंपनियों का तो पी रेशो बहुत ज्यादा होता है और कुछ कंपनी का पी रेशो बहुत कम होता है, ऐसा क्यों? देखो, पी रेशो वैसे तो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पर पी रेशो डिसाइड होता है वो होता है कंपनी का फ्यूचर का अर्निंग पोटेंशियल। अब एग्जांपल के तौर पर मारुति की अगर हम बात करें तो 50% का मार्केट शेयर उनके पास है। मतलब हर 10 गाड़ियों में से 5 गाड़ियां मारुति बेचता है और बाकी 5 गाड़ियां बाकी सारे कार मेकर। अब एक कंपनी जो आधी गाड़ियां बेच रहा है इंडिया में, तो क्या उसका अर्निंग पोटेंशियल अच्छा नहीं है? अगर उसका अर्निंग पोटेंशियल अच्छा होगा तो उस कंपनी के अर्निंग के लिए
शेयर होल्डर जो है वो ज्यादा मल्टीपल दाम देने को तैयार हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज है ना उसका पी मल्टीपल आप ज्यादा ही देखोगे। एग्जांपल के तौर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, टीसीएस या फिर मारुति, ये सारी वो कंपनियां हैं जो हाई क्वालिटी कंपनीज हैं। अब ऑफ कोर्स एशियन पेंट्स का और शालीमार पेंट्स का क्या सेम पी मल्टीपल हो सकता है? भाई एशियन पेंट्स ने हमेशा से एक तरह से मोनोपोली की सिचुएशन देखी है, शालीमार पेंट्स कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं। इसका मतलब दोनों का पी मल्टीपल ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा फर्क होगा। एक हाई क्वालिटी कंपनी का पी मल्टीपल ज्यादा होगा और एक लो क्वालिटी कंपनी का पी मल्टीपल कम होगा। अगर एक कंपनी ओवर द पीरियड अपना मार्केट शेयर खोती जा रही है, फ्यूचर का अर्निंग पोटेंशियल उसका गिरता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, तो हम कहेंगे उसका ना जो मार्केट है ना वो री रेटिंग कर देगी। री रेटिंग का मतलब क्या होता है? ये स्टॉक मार्केट में एक टर्म यूज होती है, उसका मतलब है पी मल्टीपल मार्केट गिरा देगी। अनिल अंबानी की जो कंपनियां हैं वो कभी बहुत हाई मल्टीपल पे ट्रेड किया करती थी पर आज नहीं करती। फ्यूचर ग्रुप जो बिग बाजार के जो जो कंपनी है वो उसका कभी बहुत हाई पी मल्टीपल हुआ करता था, आज नहीं है। कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर का अर्निंग पोटेंशियल डिसाइड करता है कि किसी कंपनी का पी मल्टीपल क्या होगा। उसके अलावा पी मल्टीपल एक और भी काम आता है। आप चाहें तो किसी कंपनी का मार्केट प्राइस ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है एस्टिमेट कर लूं, फ्यूचर का अर्निंग पर शेयर एस्टिमेट कर लूं, मान लो ये जो है अर्निंग पर शेयर, अगर मैं ये एस्टिमेट कर लेता हूं, ये कैसे एस्टिमेट करूंगा? मैं देखूंगा कि अच्छा पिछले 5 सालों में कंपनी हर साल 15% से ग्रो कर रही है और कई सारे फैक्टर्स मैंने और देखे और मैंने किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखा कि ये अगले साल मुझे लगता है कि 20 रुपए का अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट करेगी। फिर मैंने देखा कि उस इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज कितना पीई मल्टीपल मिलता है। मैंने देखा कि उस इंडस्ट्री में चाहे वो एफएमसीजी ले लो या ऑटो सेक्टर ले लो या फार्मास्यूटिकल ले लो, उस इंडस्ट्री में देखा कि जो जनरली पीई मल्टीपल मिलता है वो 30 का मिलता है। इसका मतलब ये अगले साल का अर्निंग पर शेयर मुझे लगता है कि 20 रुपए होगा, 30 का पी मल्टीपल है, मतलब आने वाले टाइम में इस कंपनी का मार्केट प्राइस 600 हो जाएगा। अब मैं स्टॉक मार्केट में देखता हूं कि स्टॉक मार्केट में अरे इस कंपनी का तो शेयर प्राइस अभी 480 चल रहा है, इसका मतलब फ्यूचर में 600 होने के चांसेस है, तो खरीद लेते हैं इस शेयर को। फ्यूचर के अर्निंग पर शेयर का अनुमान लगाना ना ये भी हर किसी के बस की बात नहीं है, ये भी एक आर्ट है क्योंकि फ्यूचर में देखना है। अब हर कोई अपनी अपनी एजम्पशन से फ्यूचर को देखेगा, तभी आप देखोगे दुनिया भर के न्यूज चैनल एक ही कंपनी का जब वो टारगेट प्राइस बोलते हैं कि 1 साल के बाद हम इस कंपनी का ये शेयर प्राइस देखते हैं, सबका टारगेट अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि सबने फ्यूचर को अलग अलग नजरिए से देखा है। क्योंकि हमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है और वो हर कोई सेम तरीके से करेगा नहीं, सारे कुछ ना कुछ एजम्पशन लेके करेंगे, तभी आप देखोगे सबका टारगेट प्राइस डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम ईपीएस एस्टिमेट कर पाए, इंडस्ट्री का पी मल्टीपल हमें मिल जाए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम फ्यूचर का मार्केट प्राइस जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और यही बात हम देखें, पहली बात यहां पर यही लिखी हुई है कि हम पी रेशो की मदद से क्या करते हैं? पी रेशो की मदद से फ्यूचर मार्केट प्राइस को हम प्रेडिक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया अगर किसी कंपनी का पी रेशो बहुत हाई है, इसका मतलब उसका फ्यूचर में हाई अर्निंग पोटेंशियल हमको दिखता है। अगर लो पी रेशो है तो लोअर अर्निंग पोटेंशियल दिखता है। ये हो गई हमारी पी रेशो की बात। तो पी रेशो का फॉर्मूला क्या है? नाम ही देखो, प्राइस, प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, अर्निंग मतलब अर्निंग पर शेयर, क्योंकि अर्निंग पर शेयर है, मार्केट प्राइस भी पर शेयर लेना है। अगली रेशो हमारी डिविडेंड यील्ड रेशो है। आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है और उस कंपनी का जब हम मार्केट प्राइस देखते हैं तो मार्केट प्राइस चल रहा है 1000 रुपए। आप मुझे बताइए क्या फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस में इतना फर्क हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? देखो भाई, एक कंपनी जब नई नई इनकॉर्पोरेट होती है ना, तब हो सकता है कि उसका फेस वैल्यू 10 रुपए हो, लेकिन जब वो कंपनी हर साल मुनाफे कमाती है और मुनाफे कमाती जाती है तो कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस वो बढ़ता चल जाता है। हम उन प्रॉफिट को फेस वैल्यू में नहीं जोड़ते, फेस वैल्यू को हम छेड़ते ही नहीं, वो 10 रुपए रहने देते हैं। लेकिन कंपनी जो हर साल मुनाफे कमाती है, फिर उसका इंपैक्ट ना उस कंपनी के शेयर प्राइस पे दिखने लगता है। मतलब कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रही है तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, फिर और प्रॉफिट कमा रही है, शेयर प्राइस और बढ़ जाएगा। एमआरएफ का देखोगे तो फेस वैल्यू मात्र 10 रुपए है, लेकिन मार्केट प्राइस चेक करोगे तो 80,000 के आसपास चल रहा होगा, वो बदलता रहता है, 80,000 के आसपास चल रहा होगा। इतना ज्यादा फर्क, तो फर्क बिल्कुल हो सकता है। अब मान लीजिए कंपनी ने ना डिविडेंड डिक्लेयर किया 100%, कंपनी कह रही है कि हम 100% डिविडेंड बांटने वाले हैं। अब मुझे लगा कि भाई मेरे को ये 100% ना इस 1000 रुपए पे मिलेगा। मतलब मुझे लगता है कि ये, मुझे लगा ऐसा, मैं मान लो एक लेमैन इन्वेस्टर हूं, मुझे लग रहा है कि मुझे 1000 रुपए का 100% मिलेगा। 1000 का 100% मतलब अरे 1000 रुपए हुआ, मतलब ये कि मेरे पास मान लो इस कंपनी के 10,000 शेयर थे, मैंने कहा 10,000 शेयर हैं और मुझे 100% दे रहे हैं। कंपनी कितनी भली है, 10,000 इंटू 1000, मैं तो फिगर सोच के चक्कर आने लग गया। मैंने कहा कुछ और तो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब घर में चेक आया, चेक देखा तो मात्र 10 रुपए का।
मसाला लगा रहा हूं, चेक वेक आता नहीं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ईसीएस से सीधा आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट होता है। लेकिन मान लो चेक आया 10 रुपए का, अब मुझे गुस्सा आएगा। गुस्सा क्यों आएगा? 1000 रुपए कोई इंसान सोच के बैठा हो, उसको 10 रुपए मिले हो तो गुस्सा तो आएगा आएगा। मैंने कंपनी के अकाउंटेंट को फोन लगाया, मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, तुमने कहा था 100% देंगे। कहता सर 100% तो दिया है। मैंने कहा किसका 100% दे दिया तुमने? 1000 रुपए का शेयर खरीदा था मैंने, 1000 का 100% 1000 रुपए होता है, तुमने घर में चेक भेजा 10 रुपए का। कहता सर हमारे लिए ना जो वैल्यू मैटर करती है वो मार्केट वैल्यू नहीं, हमारे लिए मैटर करती है फेस वैल्यू। हमने फेस वैल्यू का 100% दिया है आपको, मतलब जो आपके घर में 10 रुपए आया है वो बेसिकली 10 रुपए का 100% करके आया है। कहता है सर आप जरा सोचिए, आपने 1000 रुपए का शेयर खरीदा, किसी और इन्वेस्टर ने हो सकता है वही शेयर 1050 का खरीदा हो। आज की डेट पर उस कंपनी का, हमारी कंपनी का मार्केट प्राइस 950 रुपए चल रहा है। तो अगर हमारा अकाउंटेंट हर एक इन्वेस्टर के लिए अलग अलग डिविडेंड निकालने बैठेगा तो आपको लगता नहीं वो कुछ ही दिन में आत्महत्या कर लेगा? मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो। कहता था हमारे लिए ना फेस वैल्यू मैटर करती है, मतलब हम जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो फेस वैल्यू पे करेंगे। तभी आप देखो कि प्रैक्टिकली कंपनियां 400% का डिविडेंड, 500% का डिविडेंड, लेकिन किस पर? कई कंपनियों का फेस वैल्यू मात्र 1 रुपया है, तो 1 रुपए का 400% निकाल भी लोगे तो 4 रुपए आएगा। तो कंपनियां जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं तो वो फेस वैल्यू पे करती है। अब जरा सोचो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे रिटर्न कितना मिला डिविडेंड के कॉन्टेक्स्ट में? मुझे 10 रुपए का डिविडेंड आया घर पे। मैंने इस 10 रुपए के डिविडेंड को पाने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 1000 रुपए का। भाई मैंने तो 1000 रुपए का शेयर खरीदा ना। तो अगर आप देखोगे मेरे को परसेंटेज टर्म्स में ये डिविडेंड मात्र 1% मिला। परसेंटेज टर्म्स में मुझे ये डिविडेंड मात्र 1% मिला। मतलब मुझे डिविडेंड मिला कितना डिविडेंड मिला? यहां पे कितना डिविडेंड मिला? 10 रुपए का। 10 रुपए का डिविडेंड मिला, लेकिन कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट कर? मार्केट प्राइस कितना? 1000 रुपए। तो हम अगर देखें डिविडेंड यील्ड कैसे निकलता है कि आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप 1000 रुपए खर्च करोगे और बदले में कंपनी 10 रुपए देगी, तो आपका डिविडेंड यील्ड कितना हुआ? मात्र 1%। अब ऑफ कोर्स किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड कम ही होता है। क्यों? क्योंकि एक शेयर ना सिर्फ डिविडेंड का रिटर्न थोड़ी देता है, वो कैपिटल गेन का भी रिटर्न देता है। और ज्यादातर शेयर होल्डर जब किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका मेन इंटेंशन जो होता है वो क्या होता है? वो कैपिटल गेन होता है, ना कि डिविडेंड का रिटर्न। लेकिन कुछ कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जो डिविडेंड के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सीनियर सिटीजन समझ लो आप। तो अगर एक इन्वेस्टर डिविडेंड के लिए अगर किसी शेयर में लगा रहा है तो उसके लिए यह रेशियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बोले? दिस रेशियो इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन डिविडेंड यील्ड रादर देन कैपिटल एप्रिसिएशन। लास्ट वाली जो रेशियो है इसको हम फटाफट से देख लेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। पहले ये दो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, इस पर हम कुछ एग्जाम के एमसीक्यूज देख लेते हैं और फिर लास्ट वाली रेशियो को भी एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 33 से हमें आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 33, डैश हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अभी अभी हमने देखा कि हम पीई रेशो की मदद से फ्यूचर मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे भाई? हम ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे पीई रेशो से और हमारा मार्केट वैल्यू निकल जाएगा। ईपीएस को लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, और वो हम करके पीई रेशो से मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राइस अर्निंग रेशो, इसकी मदद से ही निकल पाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। पूछता है कि बताओ ये किसका फॉर्मूला है? अरे भाई मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है? ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, इतने पे हमें शेयर खरीदने को मिलेगा। हम जब वो खरीद लेंगे फिर हमको डिविडेंड मिलेगा। जब डिविडेंड मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि इतना हमें रिटर्न मिला डिवाइडेड बाय इतनी इन्वेस्टमेंट पर मिला, तो वो हमारा डिविडेंड का रिटर्न दे देगा इन परसेंटेज टर्म्स, जिसको हम डिविडेंड यील्ड रेशियो बोल देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखें ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, आलतू फालतू क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है 0.05 एंड अर्निंग पर शेयर दे रखा है 8 रुपए। हमसे मार्केट प्राइस बोला है, मार्केट प्राइस निकालने के लिए बोला है। तो पहले आप क्या करें? पहले तो आप पी रेशियो का फॉर्मूला लिख लीजिए। पी रेशियो का फॉर्मूला भूल जाए तो क्या करना है? पी का मतलब क्या है? पी का फुल फॉर्म क्या है? प्राइस अर्निंग। प्राइस यहां पर क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। और ई क्या है? अर्निंग पर शेयर। तो ये हमको दे रखा है 0.05, मार्केट प्राइस हमें निकालना है। ईपीएस हमको दे रखा है 8 रुपए, तो हम यहां पर एमपीएस निकाल सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, ध्यान रखना ये आएगा 0.40। ये तो भला हो क्वेश्चन बनाने वाले का, उसने ऑप्शन में 4 रुपए नहीं दिया। वरना कुछ जल्दबाजी वाले बच्चे पता है क्या करते हैं? वो 4 रुपए निकाल देते हैं अपने मन में ही, उनको लगता है 0.5 है। ध्यान रखें 0.5 नहीं है, 0.05 है।
मैं तो कहूंगा कि भगवान की दया से कैलकुलेटर है हाथ में, उसी का प्रयोग करें, दिमाग ना लगाया जाता। वो तो 4 रुपए ऑप्शन में नहीं है, अदरवाइज कई सारे बच्चे 4 रुपए टिक करके आते। अब एक बच्चे ने कहा कि सर 40 पैसे, क्या ये किसी कंपनी का शेयर प्राइस हो सकता है? हाँ होता है। स्टॉक मार्केट में ऐसे शेयर्स को हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है, अर्निंग पर शेयर दे रखा है, डिविडेंड पर शेयर दे रखा है। 3 चीजें दी हुई है, मार्केट प्राइस, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। मार्केट प्राइस 150 रुपए, अर्निंग पर शेयर 16.5 रुपए, और हमारा अर्निंग पर शेयर जो है, डिविडेंड पर शेयर जो है वो 15 रुपए का दे रखा है। हमसे प्राइस अर्निंग रेशो मांगी है, प्राइस अर्निंग रेशो मांगी है, निकाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला हमारा होता है एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस हमारा है 150 डिवाइडेड बाय 16.5 रुपए। जरा बताना कितना आता है? 150 डिवाइड बाय 16.5, सर ये आ रहा है 9.09। 9.09 मतलब पी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या इस क्वेश्चन में अगर वो हमसे डिविडेंड यील्ड रेशो मांगता, क्या आप निकाल देते? हाँ सर निकाल देते। तो निकालो फिर, नीचे लिखो, इसके नीचे एग्जाम्पल लिखो, कैलकुलेट डिविडेंड yield ratio in question number 36। डिविडेंड yield ratio का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। ठीक है। हमें ये शेयर कितने का मिला है? हमें ये शेयर 150 रुपए का मिला है, 150 का मिला है, और डिविडेंड कितना मिल रहा है इस पर्टिकुलर शेयर पर? 15 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, 15 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो कितना हो जाएगा? 15 डिवाइड बाय 150 इंटू 100। जरा बताओ कितना आ गया? सर 10%। मतलब 10% का हमें इस क्वेश्चन में जो है डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो को निकालने के लिए कहता तो हम ऐसे कंप्यूट कर देते, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। आइए जी क्वेश्चन नंबर 37, ये भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। नेट इनकम ऑफ अ कंपनी आफ्टर पेमेंट ऑफ, कह रहा नेट इनकम ऑफ अ कंपनी आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड वाज ₹63 लाख। अगर ये आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो हम कह सकते हैं ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है। हाँ जी सर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कह रहा है 140 है, पी रेशियो ऑफ द कंपनी वाज 8.5 टाइम्स। हमें बोला है दो चीजें निकाल के बता दो, एक अर्निंग पर शेयर, दूसरा मार्केट वैल्यू पर शेयर। जब इस इंसान ने हमसे मार्केट वैल्यू निकालने के लिए बोला है तो हमें अर्निंग पर शेयर तो निकालना ही पड़ेगा। सोचो, मार्केट वैल्यू, भाई आप जरा दिमाग लगाइए, हमें पता है कि पीई रेशो का फॉर्मूला है, पीई रेशो का फॉर्मूला है, क्या होता है भाई? सर एमपीएस अपॉन ईपीएस। मान लो ये ईपीएस निकालने के लिए नहीं बोलता, सिर्फ ये कहता कि मार्केट प्राइस निकाल दो। अगर ये सिर्फ मार्केट प्राइस निकालने के लिए भी बोलता तो हमारी मजबूरी थी ईपीएस निकालना। क्यों मजबूरी थी? क्योंकि हम ईपीएस के बिना तो हम मार्केट प्राइस निकाल ही नहीं पाएंगे। पी रेशियो से किससे मल्टीप्लाई करोगे? ईपीएस से। तो ईपीएस इसने मांगा है, नहीं भी मांगता हम फिर भी कॉम्प्लीमेंट्री उसे निकाल के देते। चलिए ईपीएस कैसे आएगा? ईपीएस सर, ईपीएस का तरीका होता है निकालने का, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। यहां पर हमारी जो है 63 लाख रुपीस की अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ध्यान रखना ये लैक्स में है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, इसलिए आपको नीचे भी लैक्स में ही शेयर लिखने पड़ेंगे। तो 1.4 लिख रहा हूं मैं। अगर आपको पूरी एब्सोल्यूट फिगर्स लिखनी है तो 63 के आगे 5 जीरो लगाइएगा। 63 डिवाइड बाय 1.4, ये आ गया 45 रुपए। 45 रुपए के ऑप्शन में है, हाँ जी, ए बी और डी में है। इसका मतलब सी तो आंसर नहीं हो सकता, ए बी या डी में से ही कोई आंसर है। अब आपको क्या निकालना है? यहां पर हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो पी रेशो हमें यहां पर दे रखा है कितना? 8.5। हमें ईपीएस हमने निकाल लिया, तो अब एमपीएस निकल जाएगा। तो एमपीएस निकालने के लिए क्या करें? हम पीई रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे अर्निंग पर शेयर से। पी रेशो हमारा है 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 45, 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 45, 382.5। इसका मतलब हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 45, हमारा जो है पहला ईपीएस, और जो मार्केट वैल्यू है वो कितना आया?
382.5। क्या ये किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको? हाँ जी दिख रहा है, ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। ठीक है जी, ये भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे मार्केट प्राइस मांगा है और पी रेशियो दे रखा है। इसका मतलब हमारा अब एक ही फर्ज बनता है, क्या निकालना? ईपीएस निकालना। तो ईपीएस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर चाहिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए आपको 7 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल दे रखी है। 7 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल दे रखी है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो 7 लाख को 100 से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, 7000 है। मतलब ये कि हमारे नंबर ऑफ शेयर तो आ जाएंगे, हमें अब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर निकालना है। यहां पर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का यूज करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा है 1,55,000 का, लेकिन हमें इक्विटी वालों की अर्निंग चाहिए, तो प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड माइनस कर देंगे। कितना? 5 लाख का 10%, कितना आता है ये? 50,000। ये हमारी आ जाएगी EAE, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, 1,05,000, 1,05,000। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, 7 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल है, एक शेयर 100 रुपए का है, 7,000 शेयर हो गए। ठीक, अब आपके पास EAE भी है, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स है, अब आप EPS निकाल सकते हो। EPS निकालने का तरीका क्या है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 7,000, कितना हो गया ये? 1,5 डिवाइड बाय 7, 15 रुपए। EPS आ गया 15 रुपए का। अब आपको क्या करना है? पी रेशो है, EPS है, मतलब क्या होता है? 12 टाइम्स का पी रेशो का क्या मतलब है? कि हम EPS का 12 गुना देने को तैयार है। आप भूल जाएं तो पी रेशो का फॉर्मूला में पुट कर लीजिए। क्या होता है पी रेशो का फॉर्मूला? MPS अपॉन EPS। तो MPS अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? पी रेशो को EPS से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पी रेशो हमारी कितनी है इस क्वेश्चन में? 12 टाइम्स है। EPS कितना निकाला? 15। मेरे ख्याल से ये तो 180 रुपये आ रहा है। चेक करना, 12 × 15 180 होता है ना? हाँ जी 180 होता है। तो 180 इज द आंसर, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन से पहले एक बात को सुनिए। देखिए, मान लीजिए एक कंपनी ने EPS रिपोर्ट किया, EPS रिपोर्ट किया 10 रुपए का, ठीक है, और इस कंपनी का जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, एक शेयर का जो दाम चल रहा है वो चल रहा है 100 रुपए का। ठीक, कंपनी ने डिविडेंड जो पे किया ना इस 10 रुपए में से, कंपनी ने जो डिविडेंड पे किया इस 10 रुपए में से, वो मात्र 2 रुपए का किया। मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द डिविडेंड यील्ड रेशियो? आप क्या कहोगे? सर देखिए, आपने 100 रुपए लगाए और आपके 100 रुपए लगाने पर कंपनी ने आपको 2 रुपए दिए हैं। डिविडेंड मेरे हाथ में कितना दिया है? 2 रुपए का दिया है। इसको मैं परसेंटेज में निकाल देता हूं तो हमारा डिविडेंड यील्ड रेशियो 2% का आ गया। लेकिन आप जरा सोचिए, कंपनी ने जो मेरे लिए कमाई करी है वो तो 10 रुपए की है। भले ही कंपनी ने मेरे हाथ में नहीं दिया, कंपनी ने 8 रुपए अपने हाथ में रखे हैं, 2 रुपए मेरे हाथ में दे दिए, 8 रुपए कंपनी ने अपने हाथ में रखे। और क्यों रखे? कंपनी फ्यूचर में एक्सपेंशन करना चाहती है। भले ही कंपनी ने मुझे दिए नहीं है, लेकिन यह बात भी माननी पड़ेगी आपको कि 10 रुपए की अर्निंग पे तो हक मेरा ही है। एज अ शेयर होल्डर इस 10 रुपए की अर्निंग पर हक मेरा है, भले ही कंपनी दे नहीं रही। और भाई डिविडेंड अगर बढ़ता भी है तो शेयर होल्डर की रजामंदी से ही बढ़ता है, और नहीं बढ़ता वो भी उनकी रजामंदी से बढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम कह सकते हैं कि ये 10 रुपए जो है अल्टीमेटली है तो ये भी शेयर होल्डर के ही। तो मैं अगर ये कहूं कि मैंने 100 रुपए लगाए और कंपनी ने मेरे 100 रुपए लगाने के बाद मुझे 10 रुपए की कमाई करके दी, मेरे हाथ में नहीं दिया पर मुझे कमा के तो दिया, कंपनी के पास ही है लेकिन है तो मेरी ही कमाई। तो मैंने 100 रुपए लगाए, कंपनी ने मुझे 10 रुपए की कमाई करके दी। अगर मैं इसको परसेंटेज में निकाल दूं तो हम बोलेंगे दिस इज अर्निंग यील्ड रेशियो। जैसे डिविडेंड यील्ड रेशियो होता है ऐसे ही क्या होता है? ऐसे ही अर्निंग यील्ड रेशियो होता है। तो हमने जो लास्ट फॉर्मूला लिखा, जो लास्ट फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है? वो अर्निंग यील्ड रेशियो का ही है। डिविडेंड यील्ड रेशियो जो है वो किसके लिए काम आती है? जो लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करना चाहते हैं। दिस रेशियो इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन डिविडेंड यील्ड रादर देन कैपिटल एप्रिसिएशन।
लेकिन जो दूर की सोच रखते हैं वो डिविडेंड पे फोकस नहीं करते, वो कंपनी की कमाई पर फोकस करते हैं। उनको पता है कंपनी की कमाई है जो कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, वो डिविडेंड में इतने इंटरेस्टेड होते भी नहीं। तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशो कौन सी हो जाती है? अर्निंग यील्ड रेशो, जहां पर हम ये देखते हैं कि हमने कितने रुपए लगाए और कंपनी ने हमें क्या कमा के दिया। अगर उसको परसेंटेज में निकाल देते हैं तो वो अर्निंग यील्ड रेशो आ जाता है। और ये क्वेश्चन जो है एक एग्जाम में आया भी हुआ है। आइए जरा देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये रहा, 2020 में आया था। मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इज ₹40। ध्यान रखना फेस वैल्यू 10 है लेकिन मार्केट प्राइस कितना है? 40 रुपए का है। प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ₹2 लाख। इफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹5 लाख, द अर्निंग यील्ड रेशियो इज। इसने हमसे पूछी है अर्निंग यील्ड रेशियो। अब जरा ध्यान से सोचेगा, हमें यहां पर पहले चाहिए क्या चीज है? पहले आप फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे और फॉर्मूला आपको कॉमन सेंस लगाना है। अर्निंग यील्ड रेशियो, अर्निंग यील्ड रेशियो मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट पर कंपनी ने मुझे क्या अर्न करके दिया। मेरी इन्वेस्टमेंट किस पर होती है? एमपीएस पर, मार्केट प्राइस पर। और मुझे कंपनी ने क्या अर्न करके दिया? अर्निंग पर शेयर इनटू 100। मार्केट प्राइस हमें पता है 40 रुपए का। हमें यहां पर क्या निकालना है? ईपीएस। ईपीएस निकालने का क्या तरीका होता है? सर ईपीएस निकालने का तरीका होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमारे पास यहां पर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, कितनी है? सर ये रही 2 लाख। लेकिन हमारे पास सीधे सीधे नंबर ऑफ शेयर नहीं है, पर निकल सकते हैं भाई। 5 लाख रुपए की कैपिटल है, रुपीज में है, ध्यान रखना। 5 लाख रुपए की कैपिटल है, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए है। तो आप चाहें तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल सकते हैं। 5 लाख रुपए डिवाइड बाय 10, 50,000 होता है। और अब आप ईपीएस निकाल सकते हैं। कितने का है हमारा? ये रही 2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000। ईपीएस कितना हुआ? 4 रुपए। और अब आप जब ईपीएस आ गया तो अर्निंग यील्ड रेशियो भी निकल जाएगा। ईपीएस 4 रुपए, मार्केट प्राइस 40 रुपए इनटू 100, 10%। ठीक है, और 10% मतलब 20 द आंसर। तो यहां पर हमारी होती है मार्केट टेस्ट रेशियोज भी खत्म। सबसे पहले हमने पढ़ा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या था? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड पर शेयर कैसे निकाला? जितना हमने डिविडेंड बांटा डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तीसरा हमने बोला पे आउट रेशियो, जो हमने बांटा है वो परसेंटेज में निकाल दें, मतलब जितनी कमाई में से हमने जितना बांटा है उसको परसेंटेज में निकाल दें तो हम कह देते हैं वो पे आउट रेशियो है। डिविडेंड पर शेयर बांटा है, अर्निंग पर शेयर कमाया है इनटू 100, पे आउट रेशियो। टोटल कितना बांटा है? इक्विटी डिविडेंड। टोटल कितना कमाया है? ईए इनटू 100, ये भी पे आउट रेशियो देगा। फिर हमने पढ़ा आज प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। उसके बाद हमने कहा देखा डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या? जो हमने इन्वेस्ट किया है, हमने एमपीएस इन्वेस्ट किया है, हमें मिला क्या है? डिविडेंड, तो डिविडेंड अपॉन एमपीएस इनटू 100। अर्निंग यील्ड रेशियो क्या है? जो हमने इन्वेस्ट किया और कंपनी ने हमें कमा के क्या दिया है? अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। आई होप कि आपको मार्केट टेस्ट रेशियोज क्लियर है। अब हम अपनी अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे फेवरेट कैटेगरी है एग्जामिनर की, वो है टर्नओवर रेशियोज। आइए जरा टर्नओवर रेशियोज की तरफ अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। टर्नओवर रेशियोज के अंडर हमको टोटल 8 रेशियोज पढ़नी है, ठीक है। और ये कुछ नाम है टर्नओवर रेशियोज के। ये नाम अभी आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगे जब मैं इनका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इन रेशियोज का आपको दूंगा। देखो टोटल 8 रेशियोज जो हैं, अगर मैं फिलहाल 6, 7 और 8 मतलब लास्ट की 3 अगर छोड़ दूं, पहली 5 रेशियोज पे अगर मैं बात करूं तो इसको ना याद रखने की पहले एक ट्रिक है। लॉजिकली भी एक्सप्लेन करता हूं लेकिन इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। रेशियो का हेडिंग क्या है? टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। तो आप अगर चेक करें सबके न्यूमरेटर में आपको सेल्स मिलेगा, दिख रहा है आपको? सबके न्यूमरेटर में सेल्स है और सबके डिनोमिनेटर में वो आइटम है जो रेशियो के बारे में वो बात करता है। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, तो डिनोमिनेटर में फिक्स्ड एसेट्स है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नीचे वर्किंग कैपिटल है। नेट वर्थ टर्नओवर रेशियो, नीचे नेट वर्थ है। कहने का मतलब ये कि
न्यूमरेटर में सेल और डिनोमिनेटर में वो कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट का जिक्र रेशियो के अंदर है। फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहूं तो इसके और भी वेरिएंट निकाल सकता हूं। मान लो मैं आपसे कहूं कि करंट एसेट टर्नओवर रेशियो निकाल दो, तो निकल जाएगी, क्या दिक्कत है। न्यूमरेटर में किसको रखोगे, सेल्स को, और नीचे किसको रखोगे, करंट एसेट को, सेल्स अपॉन करंट एसेट्स। मैं आपसे कहूं कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड टर्नओवर रेशियो निकालो, तो सेल्स अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। कहने का मतलब ये कि इसके और भी वेरिएंट हम चाहें तो डिराइव कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि सर लॉजिकली ये रेशियोज क्या बोलती है। अभी पहले मैं फिलहाल पहली 5 रेशियोज पर बात कर रहा हूं, एक का लॉजिक दूंगा और वही लॉजिक बाकी रेशियोज के लिए भी एक्सटेंड हो जाएगा। आइए जरा देखें। मान लीजिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है उसका हमने जब सेल्स देखा तो हमें दिखा कि उसका सेल्स 30,000 करोड़ का है, और हमने देखा कि उन्होंने जो टोटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो करीब 1,000 करोड़ का रखा है। मतलब 1,000 करोड़ का एसेट्स में इन्वेस्टमेंट उनके लिए 30,000 करोड़ का सेल जनरेट करता है। और मैं यहां पर अगर इनकी टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकाल दूं तो फॉर्मूला हो जाता है सेल्स मतलब 30,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 1,000 करोड़, और ये आ जाएगा कुछ 30 टाइम्स। 30 टाइम्स का क्या मतलब है कि अगर हम एसेट्स में 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए 30 रुपए की सेल को जनरेट करके देता है। भाई 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ देती है, तो 1 रुपए के कॉन्टेक्स्ट में निकालना हो तो 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर हम एसेट्स में करते हैं तो 30 रुपए का रेवेन्यू हमारे लिए जनरेट होता है। फिर हमने देखा कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। हमने टाटा स्टील को देखा। जब हमने टाटा स्टील को देखा तो हमें दिखा वहां पर कि उनकी तो सेल 50,000 करोड़ की है, और कंपैरिजन के लिए हम मान लेते हैं कि इन्होंने भी 1,000 करोड़ लगाए, क्योंकि सारी फिगर हम हाइपोथेटिकल ले रहे हैं। मान लीजिए इन्होंने भी 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है एसेट्स में, तो इनका अगर हम टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो वो 50 टाइम्स आता है। 50 टाइम्स का मतलब हो गया कि अगर टाटा स्टील 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है टोटल एसेट्स में तो 50 रुपए का सेल जनरेट होता है। तो ये दोनों को कंपेयर करके पता लगा कि एसेट्स का बेहतर यूटिलाइजेशन टाटा स्टील कर रही है। हमने कहा चलो ठीक है, एक और कॉम्पिटिटर उठाते हैं। हमने जिंदल स्टील को भी देखा। हमने जब जिंदल स्टील देखा तो हमने देखा अरे भाई वो तो बिल्कुल अलग ही लेवल पे चल रहा है। उनका तो 70,000 करोड़ का सेल जनरेट हो रहा है। उनकी भी मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब 70,000 डिवाइडेड बाय 1,000, इनका टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 70 टाइम्स का निकला। मतलब ये तो 1 रुपए की सेल, 1 रुपए की टोटल एसेट में इन्वेस्टमेंट करके 70 रुपए की सेल को जनरेट करते हैं। तो अब हमने यहां पे ना एक कंक्लूजन निकाला। हमने कहा भाई देखो, टाटा स्टील को जरूरत है कि वो जिंदल स्टील से थोड़ी सीख ले, उनसे थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे। भाई जरूर जिंदल स्टील कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो टाटा स्टील वाले नहीं कर रहे, तभी वो 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 70 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 50 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो हमें टाटा स्टील को जिंदल स्टील से यहाँ पे कुछ सीखना चाहिए, और वो सब चीजें करनी चाहिए जो वो नहीं कर रहे पर जिंदल स्टील कर रही है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को तो बहुत कुछ सीखना है। उनको तो पहले क्या करना चाहिए, टाटा स्टील को अपना बेंचमार्क बनाए। पहले टाटा स्टील की तरफ देखें कि वो क्या कर रहे हैं ऐसा जो हम नहीं कर रहे हैं, और अपने एसेट टर्नओवर रेशियो को 50 टाइम्स तक लेके आए। जब 50 टाइम तक पहुंच जाए फिर वो जिंदल स्टील को अपना बेंचमार्क बनाए। मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को तो दोनों से ही सीखने की जरूरत है। देखो सिंपल सा फैक्ट ये है कि रेशियोज ना अपने आप में कुछ कभी नहीं बोलती। वो अगर मैं एब्सोल्यूट अकेले में देखूंगा तो कुछ भी नहीं बता पाएंगी। रेशियोज का फायदा तभी मिल पाता है जब हम कंपैरिजन करते हैं। हम यहां पर पता है एक कंपैरिजन कर रहे हैं, जब हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को टाटा स्टील से कंपेयर कर रहे हैं तो हम एक इंटरफर्म कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम अगर चाहें तो इंट्राफर्म कंपैरिजन, मतलब अपना ही कंपैरिजन अपने के साथ ही कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, मान लो मैं आपको लास्ट ईयर का डेटा दूं, और हमने देखा पिछले साल इनका जो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो था वो 25 टाइम्स था। माना ये दूसरों से थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बेहतर परफॉर्म किया है। और मैं अगर कहूं कि जिंदल स्टील का लास्ट टाइम 75 टाइम्स था, इसका मतलब जिंदल स्टील ने पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया। अब क्योंकि ये रेशियो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जो हमने यहां पर अभी कंपेयर करी, ये क्या बता रही है कि एसेट्स का कितना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम एफिशिएंसी रेशियो बोल देते हैं।
किन के एसेट्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम इनको परफॉर्मेंस रेशियो बोल देते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, सबसे ज्यादा बेहतर एफिशिएंसी जो है वो किसकी हुई? जिंदल स्टील की, उसके बाद टाटा स्टील की, और फाइनली फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। लेकिन लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो हम कहेंगे सेल ने बेहतर परफॉर्म किया है, बेहतर एफिशिएंसी है, नहीं। अच्छा, अब यही कंक्लूजन्स आप बाकी रेशियोज के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहां टोटल एसेट को हटा के यहां लिख दूं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा? ये रेशियो बन जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो या कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब ये रेशियो क्या बोलेंगी? अब ये रेशियो बोलेंगी अगर हम 1 रुपया लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए 30 रुपए की सेल जनरेट करता है, इनके लिए 50 रुपए की और इनके लिए 70 रुपए की। मतलब जो बाहर वालों का पैसा है सबसे अच्छे से यूटिलाइज कौन कर रहा है? जिंदल स्टील कर रहा है। नहीं, ये बातें हम दूसरी रेशियोज के लिए भी जो है कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो अगर यहां रख दोगे तो हम बोलेंगे फिक्स एसेट्स का बेहतर यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है। तो ये बात हुई इन जनरल 5 रेशियोज की। लेकिन ज्यादा फेवरेट ना बची हुई 3 है। बची हुई 3 कौन सी है? डीटीआर, सीटीआर और एसटीआर, मतलब डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। और इनके साथ एक खास बात आपको क्या दिखेगी? 1+1 का ऑफर है। मतलब ये कि डीटीआर के साथ एक रेशियो और है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ऐसे ही सीटीआर के साथ एक रेशियो और है, एवरेज पेमेंट पीरियड। और एसटीआर के साथ एक रेशियो और है, मतलब होल्डिंग पीरियड। कहने को 3 है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो 6 रेशियोज हमें नजर में आती है। डीटीआर, सीटीआर, एसटीआर। डेटर से पैसा कलेक्ट होता है इसलिए कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स को पेमेंट होती है इसलिए पेमेंट पीरियड, और स्टॉक को हम होल्ड करते हैं इसलिए होल्डिंग पीरियड। अब ना मैं अगर तीनों का लॉजिक, जो बची हुई 3 है, इनका मैं अगर लॉजिक एक साथ बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि अब ये तीनों रेशियोज ही ऐसी रेशियोज है जिस पर जनरली एग्जाम में जो है एमसीक्यू बनता है। तो हम एक एक करके अब तीनों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीटीआर के ऊपर। आइए जरा डीटीआर का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। देखो, डीटीआर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। न्यूमरेटर में हम क्रेडिट सेल्स लेते हैं और डिनोमिनेटर में एवरेज डेटर्स वैसे आता है, बट फिलहाल मैं एवरेज वर्ड को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि एवरेज वर्ड का सिग्निफिकेंस मैं अभी सेपरेटली आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि न्यूमरेटर में हमने क्रेडिट सेल्स क्यों लिया है। भाई, न्यूमरेटर में क्रेडिट सेल्स लेने का जो लॉजिक है वो ये है कि डेटर्स अराइज हुए हैं उधार की सेल्स की वजह से। भाई, डेटर्स का जो बेसिस है वो क्रेडिट सेल्स है, उसका आधार उधार की सेल्स है, इसलिए हम यहां पर क्रेडिट सेल लेते हैं। जो पीछे 5 रेशियोज देखी वहां पर टोटल सेल था, लेकिन यहां पर डेटर है और डेटर अराइज हुए क्रेडिट सेल्स की वजह से, इसलिए यहां पर हम क्रेडिट सेल्स कंसीडर कर रहे हैं। अब जब हम किसी डेटर को सेल करते हैं तो सिर्फ इतना ही थोड़ी मतलब होता है कि सिर्फ उसको उधार पे सेल कर दो। हमें यह भी चेक करना होता है कि वो टाइमली पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें यह भी तो देखना है ना कि डेटर की क्रेडिबिलिटी कैसी है। तो डेटर्स के साथ इसलिए जो एसोसिएटेड होता है वो होता है कलेक्शन पीरियड। तो वो एक रेशियो जो है उसको हम बोल देते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, और शॉर्ट में उसे हम एसीपी बोल देते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड का शॉर्ट में। और क्योंकि ये कलेक्शन पीरियड है तो या तो ये डेज में निकलेगा, या ये वीक्स में निकलेगा, या फिर ये मंथ्स में निकलेगा। अगर आपको डेज में निकालना है तो न्यूमरेटर में 365 रखिए, अगर मंथ्स में निकालना है तो 12 रखिए, और वीक्स में निकालना है तो क्योंकि साल में 52 हफ्ते होते हैं इसलिए फिर 52 रखिए, और डिवाइड किससे कर दीजिए? डीटीआर से। लॉजिकली मैं अभी सब एक्सप्लेन करूंगा। तो आप अब एवरेज कलेक्शन पीरियड से इतना और समझ गए हैं कि इस कलेक्शन पीरियड को कंप्यूट करने के लिए आपको ये वाली रेशियो की जरूरत पड़ेगी। मतलब डीटीआर ही एवरेज कलेक्शन पीरियड का बेसिस है। अब कुछ डेटा लेते हैं। मान लीजिए पूरे साल भर की सेल किसी कंपनी की 12 लाख रुपए की है, और जब हम उस कंपनी के डेटर्स देखते हैं बैलेंस शीट में तो 1 लाख रुपए के डेटर्स हमको दिखते हैं। अब आप जरा सोचिए, 12 लाख रुपए की सेल है पूरे साल भर की, और 1 लाख रुपए जब मैं देखता हूं बैलेंस शीट में तो डेटर्स के नाम पर लिखे हुए हैं। मतलब हमारे पैसे अभी फंसे हुए हैं डेटर्स में 1 लाख रुपए। देखो प्रैक्टिकली होता कैसे है, जब हम किसी को उधार पे सेल करते हैं, मान लो मैंने किसी को 1 लाख रुपए की उधार पे सेल करी, तो वो मुझे बोलता है कि सर तुम्हें 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा। मतलब मैंने अगर उसे 1 महीने का उधार दे रखा है तो 30 दिन के बाद पैसे दे देगा। मैं जब अगले महीने जाता हूं तो वो पुराने वाले 1 लाख रुपए दे देता है, लेकिन कहता है मेरा माल खत्म हो गया, मुझे नई सेल करो। तो फिर नई वाली सेल उधार पे लेता है, तो फिर मेरे 1 लाख फ्रेश ब्लॉक हो जाते हैं।
फिर अगले महीने वापस से जाता हूं, फिर वो पुराने रिलीज करता है लेकिन नए ब्लॉक करवा देता है। तो हर महीने ये सिलसिला चलता रहता है, पुराने पैसे आते हैं नए ब्लॉक हो जाते हैं, फिर पुराने आते हैं फिर नए ब्लॉक हो जाते हैं। तो पूरे साल भर में 12 लाख रुपए की सेल हुई है और बैलेंस शीट में देखता हूं तो 1 लाख रुपए अभी भी हैं। इसका मतलब ये कि जो ये रोटेशन हुआ है ना, कि पुराना रिलीज नया ब्लॉक फिर पुराना रिलीज ये नया ब्लॉक, ये रोटेशन पूरे साल भर में 12 बार हुआ है। और आसान से शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे डेटर्स ने पूरे साल भर में मुझे 12 बार पेमेंट करी है। मुझे अगर पूरे साल भर में 12 बार पेमेंट हुई है तो साल भर में 12 मतलब 12 महीने में 12 बार पेमेंट हुई है। इसका मतलब ये कि हमारा जो कलेक्शन पीरियड है वो 1 महीने का है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने का क्या तरीका हो गया? अगर आपको मंथ्स में निकालना है तो न्यूमरेटर में 12 रखिए और डिनोमिनेटर में ये डीटीआर हमारा कितना है 12, तो 12/12 कितना हो गया 1 मंथ। थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए हमारी सेल 12 लाख रुपए की है और हम अपने डेटर्स देखते हैं तो बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए के डेटर्स ब्लॉक दिखते हैं। अब 2 लाख रुपए के डेटर्स ब्लॉक दिखते हैं, इसका मतलब हमारे डेटर्स जो हैं 6 बार पूरे साल भर में रोटेट होते हैं। मतलब हम 6 बार डेटर्स को रोटेट कर पाते हैं। जब हम डेटर से पैसे मांगने जाते हैं तो पुराने वो रिलीज करते हैं और नई सेल करते हैं, फिर पुराने रिलीज करते हैं नई सेल करते हैं, तो 6 बार रोटेशन होती है। अब 6 बार रोटेशन होने का मतलब 12 महीने में अगर 6 बार रोटेशन हुई है, इसका मतलब आपके डेटर्स ने आपको 2-2 महीने में पेमेंट करी है। 6 टाइम्स का मोटे मोटे तौर पे आप ये मतलब समझिए कि आपके डेटर्स पूरे साल भर में आपको 6 बार पेमेंट करने के लिए आए, तो वो हर 2-2 महीने में आए होंगे। तो यहां पर भी अगर मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है तो 12 क्या है, 12 क्या है नंबर ऑफ मंथ्स और 6 क्या है डीटीआर, तो ये कितना आ जाएगा 2 मंथ्स। थोड़ा सा और बात करते हैं। मान लो पूरे साल भर की सेल जो है वो 12 लाख रुपए है, लेकिन हमारे जो डेटर्स में पैसे ब्लॉक रहते हैं वो 20,000 रहते हैं, मात्र 20,000। अब 12 लाख को 20,000 से डिवाइड करोगे तो इस बार तो हमारा डीटीआर काफी अच्छा आने वाला है। मतलब ये समझिए कि हमारे डेटर हमें 60 बार पैसे देने आए, 60 टाइम्स इन अ ईयर। अब मैं यहां मंथ्स में निकालूंगा तो थोड़ी वेग फिगर आएगी, तो इस बार ऐसा करते हैं डेज में निकाल लेते हैं। तो डेज में निकालने के लिए ऊपर 365 रखना पड़ेगा। 365 डिवाइड बाई 60, 365 डिवाइड बाई 60 अगर हम करते हैं तो ये आता है 6.08। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ऊपर इस बार डेज है, नंबर ऑफ डेज है, तो ये इस बार ध्यान रखना डेज में आया है। अब डेज में आने का मतलब ये है कि हमारे डेटर इस बार लगभग 6 दिन में हमारे पैसे दे जाते हैं। भाई सोचिए ना, डेटर सिर्फ 20,000 ही ब्लॉक है, पूरे साल भर में 12 लाख रुपए की सेल करी है, सिर्फ 20,000 ही ब्लॉक है। इसका मतलब यह है कि हमारे डेटर जो कैश में रोटेट हो रहे हैं वो पूरे साल भर में 60 बार हो रहे हैं। मतलब हम सेल करते हैं फिर वो कैश बन जाते हैं, और सेल करते हैं फिर कैश बन जाते हैं, सेल करते हैं फिर कैश बन जाते हैं, 60 बार ऐसा होता है। या ये कहें हमारे पास डेटा पूरे साल भर में 60 बार पेमेंट करने के लिए आए। अगर पूरे साल भर में 365 दिन में वो 60 बार पेमेंट करने के लिए आ रहे हैं तो मतलब हर छठे दिन वो हमारे पास पेमेंट लेके खड़े हो जाते हैं। यही सपोज अगर मैं कहूं कि 12 लाख रुपए डिवाइडेड बाय हमारे डेटर्स जो ब्लॉक है वो मात्र 10,000 है, 12 लाख डिवाइड बाय 10,000 ये आता है कुछ 120 टाइम्स। 120 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि अभी भी मैं अगर डेज में निकालूं 365 डिवाइड बाय 120, ये कुछ आ जाएगा 3 दिन कुछ आ जाना चाहिए 3.04 डेज, मतलब 3.04 डेज हो गया। अब तो सिर्फ 3 दिन में ही पेमेंट कर जाते हैं। अब आप एक बात नोटिस कर रहे हैं यहां पर, एक बात नोटिस करने वाली क्या है कि हमारा डीटीआर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हमारा डीटीआर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा जो कलेक्शन पीरियड है वो रिड्यूस होता जा रहा है। देखिए 2 महीने से 1 महीना हुआ, 1 महीने से 6 दिन हुआ, 6 महीने से 3 दिन हुआ, मतलब हम कैश सेल की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। तो डीटीआर और कलेक्शन पीरियड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब डीटीआर बढ़ाते जाओगे तो कलेक्शन पीरियड घटता जाएगा। और डीटीआर इसका मतलब हम कह सकते हैं जितना ज्यादा हो उतना बेहतर, जितना डीटीआर का रेशियो ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि उतना ही कम कलेक्शन पीरियड होगा। आप जरा और लॉजिकली सोचिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी इस क्रेडिट सेल्स को बढ़ाना, प्रोवाइडेड क्रेडिट सेल ऐसे लोगों को की गई है जो टाइमली पेमेंट कर देते हैं। अगर हम सामने वाले की क्रेडिबिलिटी चेक करा लें, बढ़िया बंदा है, पेमेंट आराम से कर देता है, खुद ही आ जाता है देने के लिए पैसे, इसका मतलब दे दो सेल। अरे अगर अच्छे लोगों को क्रेडिट सेल हो रही है तो क्या बुराई है? तो क्रेडिट सेल्स मतलब सेल हो रही है एक तरह से, तो हर कोई चाहेगा कि उसका न्यूमरेटर बढ़े और हर कोई चाहेगा कि डेटर जो है जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे, मतलब कम से कम ब्लॉक हो। आप जरा सोचिए, हर एक अगर बिजनेसमैन न्यूमरेटर को बढ़ाना चाहता है,
अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तब भी डीटीआर बढ़ेगा, अगर डेटर में ब्लॉकेज घटेगी तब भी डीटीआर बढ़ेगा। भाई अगर सपोज ये डेटर में ब्लॉकेज कम हो रही है तब भी तो डीटीआर बढ़ रहा है, तो न्यूमरेटर को बढ़ा लो या डेटर को घटा लो, और दोनों ही कर सके फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो बहुत ही बढ़िया है, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। अब अगला सवाल है कि सर क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर क्यों लेते हैं, क्लोजिंग डेटर क्यों नहीं लेते। आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो हम मान लीजिए जब भी अपनी बैलेंस शीट चेक करते हैं, मान लो हमने साल के फर्स्ट डे अपनी बैलेंस शीट चेक करी और हमने देखा कि हमारे डेटर्स जो है 10,000 के, सेकेंड डे चेक किया तब भी देखा 10,000 के हैं, थर्ड डे चेक किया तब भी 10,000 दिखते हैं। मतलब हम किसी भी दिन देखते हैं तो हमें हमारे डेटर्स 10,000 दिखते हैं। साल के 364th डे भी हमने देखा 10,000 ही डेटर्स में पैसे ब्लॉक है। लेकिन जैसे ही 365वां दिन आया, जैसे ही 365th डे आया, तो ना हम भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक अनएक्सपेक्टेड सेल हो गई, लेकिन उधार पे सेल हुई। और वो उधार पे सेल कितनी हुई, 1,00,000 रुपए की सेल उधार पर हुई। अब जैसे ही ये सेल 1,00,000 रुपए की हुई, आप मुझे जरा बताइए, हम जब अभी क्रेडिट सेल लेंगे न्यूमरेटर में तो वो पूरे साल भर की सेल होगी, मतलब पूरे साल भर की सेल है। लेकिन अगर हम क्लोजिंग डेटर ले लें तो क्लोजिंग डेटर तो हमारे 1,00,000 है, पर सच्चाई ये है कि पूरे साल देखा जाए तो ऑन एन एवरेज डेटर तो हमेशा 10,000 ही ब्लॉक रहे, ये तो आखिरी दिन अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गए। अगर हमने आखिरी दिन वाले डेटर ले लिए तो हमारी जो रेशियो है ना वो डिस्टॉर्टेड आएगी। भाई पूरे साल भर में एवरेज डेटर 10,000 ही रहे, लेकिन लास्ट डे में एकाएक 1,00,000 रुपए हो गए और मैं 1,00,000 रुपए ही कंसिडर कर लूं, तो हमारी जो डीटीआर है वो फिर ज्यादा बेहतर नहीं आएगी, डिस्टॉर्टेड आएगी। कायदे से एवरेज पता है कैसे निकलता है, आप 10,000 10,000 10,000, क्योंकि 364 दिन तक 10,000 था, आप 10,000 364 बार लो, उसे प्लस करो और फिर 1,00,000 रुपए 365 दिन का और प्लस करो और डिवाइड कर दो 365 से। मतलब 10,000 10,000 10,000, क्योंकि 364 डेज तक 10,000 है, सबको जोड़ो और 365th डे का 1,00,000 जोड़ो और डिवाइड कर दो 365 से। ये आएगा बिल्कुल एक्यूरेट एवरेज डेटर। पर आपको लगता है कि एकेडमिकली वो मुझे 365 दिन का डेटा देगा? कभी नहीं देगा। इसलिए एकेडमिकली कहता है कि भाई आप क्या करो, आप लो पहले दिन का, आप लो 365वें दिन का, मतलब पहले दिन का डेटर और लास्ट दिन का डेटर, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर, और इन दोनों को जोड़कर आप 2 से डिवाइड कर दो। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि आपने 2 ही दिन का स्टॉक लिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग, पहले दिन का और आखिरी दिन का। मजबूरी का सौदा है, लेकिन एकेडमिकली यही चलता है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग ये इसलिए लिया आपने। और जरूरी नहीं है कि लास्ट डे बढ़ जाए, हो सकता है कम भी हो सकते थे। मान लो हमारे पूरे साल डेटर 1,00,000 1,00,000 1,00,000 ब्लॉक रहते थे, लेकिन लास्ट डे एक डेटर आ गया टेंशन में, कहता भाई मुझे तो टेंशन हो रही है, अपने रखो पैसे वापस, मेरे सर पे लग रहा है उधार चल रखा है, तो वो मुझे पैसे दे गया। उसके मान लो 70,000 ड्यू थे, तो वो मुझे 1,00,000 में से जो हमारे आउटस्टैंडिंग थे 70,000 दे गया। लास्ट डे हमारे हो गए 30,000, अभी भी लूंगा तो अभी भी डिस्टॉर्टेड आएगी। तो लास्ट डे हो सकता है डेटर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक एवरेज ले लेते हैं। और एवरेज एकेडमिकली क्या चलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एक फाइनल बात और सुनो और उसके बाद फिर हम कुछ इस रेशियो पर एमसीक्यू करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है डीटीआर, ध्यान रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो क्या है, देखो हम ये बात जानते हैं कि जो क्रेडिट सेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ डेटर से ही एराइज नहीं होती। क्रेडिट सेल्स एराइज होती है डेटर्स के साथ साथ बिल्स रिसीवेबल से भी, बीआर से भी। क्रेडिट सेल्स सिर्फ डेटर से थोड़ी आती है, बीआर से भी आती है। तो आपका ये कहना होगा जरूर कि सर अगर मान लो हमारे क्वेश्चन में बीआर भी गिवन है तो उस केस में तो हमें बीआर भी कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे कंसीडर। मतलब अगर मान लो हमें बिल्स रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उस केस में हम डेटर्स के साथ साथ बीआर भी लेंगे, क्योंकि बीआर भी किसकी वजह से आए, बीआर की वजह से भी क्या आया, क्रेडिट सेल्स। या कहें क्रेडिट सेल्स से जैसे डेटर्स राइज होते हैं वैसे ही हम क्रेडिट सेल बीआर के अगेंस्ट भी तो कर सकते हैं, बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट भी तो कर सकते हैं। तो उस केस में हमारा जो रेशो का नाम है ना वो बदल जाएगा। वैसे हम क्या बोल रहे हैं, डेटर टर्नओवर रेशो। उस केस में हम इसको रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बोलना शुरू कर देंगे, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। और यहां पर डेटर प्लस बीआर का जो कंबाइंड नाम यूज होता है ना वो होता है रिसीवेबल्स। क्या नाम होता है, रिसीवेबल्स। मतलब ये कि अगर क्वेश्चन में बीआर की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हमारा जो नाम है रेशो का बदल जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, डेटर्स टर्नओवर रेशो की जगह रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स अपॉन रिसीवेबल्स। और रिसीवेबल्स में क्या इंक्लूड है, डेटर्स एज वेल एज बीआर। एक बच्चे ने कहा तो सर फिर अब यही लिखवाना था। मैंने कहा भाई देखो 10 में से 9 क्वेश्चंस में बीआर नहीं होते,
10 में से 9 क्वेश्चन में सिर्फ डेटर डेटर होते हैं। अब क्योंकि ज्यादातर सब्सटैंशियली या मेजॉरिटी क्वेश्चन सिर्फ डेटर के ऊपर आए हुए हैं, इसलिए हम डेटर टर्नओवर रेशियो लिख लेते हैं। ऐसा नहीं है लेकिन रिसीवेबल वाला क्वेश्चन आया नहीं, बीआर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, मैं करवाऊंगा भी आपको, लेकिन जनरली डेटर्स होते हैं। तो अगर हम रेशियो को जरा रीड कर ले कि क्या क्या बातें लिखी है। सबसे पहले हमने देखा कि इसके साथ 1+1 का ऑफर है, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। यूजुअली यही होता है। एवरेज का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। अगर आपको कलेक्शन पीरियड डेज में निकालना है 365, वीक्स में निकालना है 52, मंथ्स में निकालना है 12, डिवाइड बाय डीटीआर। दोनों के बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये बात मैंने आपको कॉमन सेंस के लिए बता दी। एवरेज डेटर कैसे आएंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। बीआर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उस केस में हम डेटर ना लेके रिसीवेबल्स लेते हैं, और रिसीवेबल्स एक वाइडर टर्म है, इसमें डेटर और बीआर दोनों इंक्लूड होते हैं। इफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रेडिट सेल्स इज मिसिंग, एक बात और, अगर मान लो क्रेडिट सेल्स की इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो जो हमें सेल दे रखी है हम मान लेंगे सारी की सारी सेल ही उधार पर है। यही मानना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। अब ठीक है, ऐसा करते हैं, इस रेशो पर अब हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करना है। द रेशियो दैट एक्सप्लेन्स हाउ एफिशिएंटली कंपनीज यूज देयर एसेट्स टू जनरेट रेवेन्यू। अगर हम एसेट्स का यूटिलाइजेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी रेशियो होती है? एसेट टर्नओवर रेशियो। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ और ठीक है, सही क्वेश्चन जून 2018 में भी आ रखा है। और ये क्या पूछता है? द रेशियो दैट एक्सप्लेन हाउ एफिशिएंटली कंपनीज यूज देयर एसेट टू जनरेट सेल। सेम बात है, सेम ही बात पूछी है। अच्छा, पहला ऑप्शन रेवेन्यू एसेट रेशियो, ऐसी तो कोई रेशियो हमने पढ़ी नहीं। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डीटीआर में एसेट्स की बात तो नहीं आ रही, तो ये भी नहीं है ऑप्शन में। इनकम रेशियो जैसी कोई चीज नहीं पड़ी, तो बचा क्या? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। भाई अगर टोटल एसेट टर्नओवर नहीं दे रखा, फिक्स्ड एसेट भी तो टोटल एसेट का ही हिस्सा होता है, तो ये ऑप्शन टिक कराते, क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा बताइए टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो कौन सी वाली रेशियो है, कौन सी कैटेगरी में आती है? ये आती है टर्नओवर रेशियोज में, और टर्नओवर रेशियोज के कुछ नाम भी होते हैं। कौन कौन से? एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, एक्टिविटी, वेलोसिटी, ये कुछ नाम है। तो इसमें से हमें एक्टिविटी रेशियो दे रखा है, एक्टिविटी रेशियो इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्केट टेस्ट रेशियोज आपने पढ़ी है, उसमें तो ये नहीं आती। फाइनेंशियल रेशियो जैसी कोई रेशियो अभी तक हमने देखी नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी हमें पढ़नी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक्टिविटी रेशियो, जो टर्नओवर रेशियोज का ही दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 43, डेटर टर्नओवर रेशियो रिफ्लेक्ट्स। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताओ। क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स डेटर्स अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स। नंबर ऑफ टाइम्स अगेंस्ट टोटल सेल नहीं होता, नंबर ऑफ टाइम्स अगेंस्ट क्या होता है? क्रेडिट सेल होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात कर रहा है। इन फैक्ट इंटर रिलेटेड एंड डिपेंडेंट अपॉन, आपको पता है कि कलेक्शन पीरियड का सीधे सीधे कनेक्शन किसके साथ है? डीटीआर के साथ। तो यहां पर हम क्या लिख के आएंगे? सी, डेटा टर्नओवर रेशियो। तो ये सब हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है डिवाइडिंग नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स वुड यील्ड। कहता भाई बताइए क्रेडिट सेल को अगर एवरेज डेटर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आता है? डीटीआर आता है, और क्या आएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है क्रेडिट सेल्स हमारी 3 लाख रुपए की है। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल 50,000 है और क्लोजिंग बैलेंस कहता है 70,000 है। कह रहा 360 दिन एज्यूम कर लो। वैसे 365 दिन होते हैं, लेकिन ये कितने एज्यूम करने के लिए कह रहा है? 360 दिन। लेकिन जैसे ही उसने अगली बात बोली ना, तो ये लाइन का तो सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया। आप देखिए, वो डीटीआर निकालने के लिए बोल रहा है। अरे डीटीआर निकालने के लिए बोल रहा है तो उसमें डेज कहां चाहिए होते हैं? कलेक्शन पीरियड के लिए डेज चाहिए होते हैं। 360 लेना है कि 365 लेना है, वो तो कलेक्शन पीरियड के लिए मैटर करता है, इसके लिए थोड़ी मैटर करता है। तो ये बात तो वैसे ही बेकार हो गई। चलिए डीटीआर का फॉर्मूला बताइए। सर डीटीआर का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, लेकिन यहां उसने रिसीवेबल्स वर्ड यूज किया है तो हम भी रिसीवेबल्स वर्ड यूज कर लेते हैं। हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो एवरेज रिसीवेबल्स हमारा कितना आ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस इज 50 प्लस क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। 1,20,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000 रुपीज। ठीक है जी। अब आप डीटीआर निकाल लीजिए। डीटीआर के लिए क्रेडिट सेल्स हमको दे रखी है 3 लाख रुपए की, और ये हमारे पास है 60,000। 3 लाख को 60,000 से डिवाइड कर लीजिए। 3 लाख को 60,000 से डिवाइड करके 5 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स। तो ए इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 47 में अब मैटर करेगा कि 360 डेज लेने हैं तो। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे कलेक्शन पीरियड मांगा है, ठीक है। और कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें डेज में चाहिए, सारे आंसर्स किस में है? डेज में, तो हमें किस में चाहिए होगा? डेज में। तो वैसे क्या होता है फॉर्मूला? 365 अगर डेज में निकाला हूं डिवाइड बाय डीटीआर, क्योंकि यहां बोला है कि 360 दिन एज्यूम करना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 360 डेज। देखो मैं आपको वैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, 360 डेज लेने के पीछे ना एक लॉजिक रहता है। 360 डेज एक ऐसी फिगर है जो सबके साथ एडजस्ट कर लेती है, बड़ी प्यारी फिगर है। 1 से भी डिवाइड होती है, 2 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है, 4 से भी डिवाइड होती है, 5 से भी डिवाइड होती है, 6 से भी डिवाइड होती है, 7 से एक नहीं बनती, 8 से भी डिवाइड होती है, 9 से भी डिवाइड होती है। क्योंकि 360 डेज जो है वो इतनी प्यारी फिगर है कि सभी के साथ डिवाइड हो जाती है, बस एक 7 के साथ थोड़ा सा नहीं बनती। इसलिए कई बार क्वेश्चन बोलेगा राउंड फिगर आंसर लेने के लिए कि भाई 360 दिन लेना, लेकिन क्वेश्चन चुप है, तब 360 नहीं, तब हमें जो होते हैं साल भर में कितने? 365 वही लेने होते हैं। चलिए जी, अब मुझे आप पहले ये बताइए कि यहां पर आप डीटीआर कैसे निकालोगे? सर डीटीआर निकालने का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, पर क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हम मान सकते हैं कि ओपनिंग भी 240 ही होगा। भाई या तो ओपनिंग की इंफॉर्मेशन दे दे एवरेज निकालने के लिए, ओपनिंग की इंफॉर्मेशन है नहीं, तो क्या मान लू? ओपनिंग भी 240 ही होगा, क्लोजिंग भी 240 ही है, तो हम फिर मान लेते हैं कि क्लोजिंग डेटर ही एवरेज डेटर है, और कोई चारा नहीं है अपने पास। ठीक है, 12 लाख डिवाइड बाय 240, 5 टाइम्स आ गया, 5 टाइम्स आ गया। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए क्या करोगे? 360 डेज लेने के लिए बोला है, डिवाइड बाय 5, 360 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, हमारा आता है 72 डेज। 72 डेज मतलब बी इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्लोजिंग डेटर्स आर 8 लाख विच आर 125% ऑफ ओपनिंग डेटर्स। कहता है क्लोजिंग डेटर हमारे 8 लाख के हैं जो कि ओपनिंग डेटर के 125% है। अच्छा, आगे बोलता है जो हमारी कैश सेल है वो टोटल सेल की 25% है। डेटर टर्नओवर रेशियो उसने दी हुई है, ये निकालने के लिए नहीं बोला है, उसने हमें टोटल सेल निकालने के लिए कहा है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें, देख लेते हैं उसकी मदद से हम क्या क्या कंप्यूट कर सकते हैं। पहले आप देखिए, यहां पर आपको क्लोजिंग डेटर दे रखे हैं। क्लोजिंग डेटर उसने हमें बताया है कि 8 लाख है, लेकिन ये भी बता दिया कि ये जो है ये 125% है। किसका 125% है? ओपनिंग डेटर्स का 125% है। मतलब हम 8 लाख इज इक्वल्स टू 125% ऑफ ओपनिंग डेटर्स, और आप इसकी मदद से चाहें अब तो ओपनिंग डेटर्स निकाल सकते हो। बताओ भाई कितना आएगा? 8 लाख इंटू 100 अपॉन 125, 8 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 125, ये होता है 640। सर ओपनिंग डेटर निकाल के करेंगे क्या हम? अरे भाई एवरेज डेटर निकालेंगे ना। ओपनिंग और क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन है तो एवरेज डेटर्स अब निकल सकते हैं। एवरेज डेटर्स हमारे हो जाएंगे ओपनिंग डेटर्स 640, क्लोजिंग डेटर्स 8 लाख डिवाइड बाय 2, 640 ओपनिंग डेटर निकाल लिया हमने, 8 लाख उसने दे रखा है, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7,20,000। देखो रेगुलर क्लास होती मैं प्रॉपर फॉर्मूला वगैरह लिखता, रिवीजन क्लास ना तो थोड़ा तो हमें फास्ट ट्रैक रखना पड़ेगा। ठीक, तो एवरेज डेटर्स हमारा कितना आ गया? 7,20,000। अच्छा जी, अब आपको डीटीआर गिवन है? हाँ सर डीटीआर गिवन है। तो डीटीआर का फॉर्मूला, सर डीटीआर का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। मुझे बताइए डीटीआर कितना दे रखा है? सर 4। क्या आप इसकी मदद से क्रेडिट सेल निकाल लोगे क्या? हाँ सर क्रेडिट सेल निकल जाएगी, क्योंकि एवरेज डेटर हमने निकाल लिया। एवरेज डेटर है 7,20,000, तो हमारी क्रेडिट सेल निकल आएगी। क्रेडिट सेल्स हमारी आ जाएगी 7,20,000 को 4 से मल्टीप्लाई करके, ये होती है 28,80,000। ध्यान रखें हमारा मुद्दा अभी क्रेडिट सेल भी नहीं है, उसने हमसे क्रेडिट सेल नहीं मांगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सेम टू सेम एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है। पहले वाले सिलेबस में आया हुआ है, ओल्ड सिलेबस में आया हुआ है, लेकिन हमारे एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली वैलिड आ सकता है। अच्छा जी, क्रेडिट सेल्स हमारी आ गई। उसने कैश और क्रेडिट सेल्स के बीच में ना एक रिलेशन दिया हुआ है। देखो क्या रिलेशन दिया हुआ है, कह रहा है कैश और क्रेडिट सेल्स के बीच में जो रिलेशन है, कैश सेल हमारी 25% है टोटल सेल का। कैश सेल हमारी 25% है, इसका मतलब ये हुआ अगर कैश सेल 25% है तो क्रेडिट सेल 75% होगी। कॉमन सेंस लगाइए, अगर कैश सेल 25% है तो क्रेडिट सेल्स क्या होगी? 75% होगी। किसकी? टोटल सेल्स की। तो हम कह सकते हैं
कि क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 75% ऑफ व्हाट, टोटल सेल्स। और यहां पर अब आप रखिए 28,80,000, ये हम निकाल चुके। भाई हमारी सेल के दो ही तो टुकड़े होते हैं, या तो कैश में करेंगे या क्रेडिट में करेंगे। कैश सेल्स अगर 25% है तो क्रेडिट सेल्स कितनी होगी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, जरा बता दीजिए। 28,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 75, ये आता है 38,40,000। 38,40,000 38,40,000 ऑप्शंस में है। 38,40,000 ऑप्शन में क्यों नहीं होगा? सी इज द आंसर। आप देख लीजिए एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए जरा देखें इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 49। सबसे पहले तो ये देखिए मांगा क्या है, इसने हमसे डीटीआर मांगा है। डीटीआर मांगा है तो हमें डीटीआर के लिए ना बिल्कुल दिमाग में क्लैरिटी चाहिए कि डीटीआर अगर मांगा है तो दो चीजें चाहिए। क्या क्या? एक तो क्रेडिट सेल्स और दूसरा हमको चाहिए एवरेज डेटर्स। क्रेडिट सेल्स चाहिए और क्या चाहिए? एवरेज डेटर। अच्छा, एवरेज डेटर कैसे निकलता है? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। इसने हमको क्लोजिंग डेटर दे रखे हैं 2 लाख रुपए के, और एक बात बोली हुई है कि जो ये क्लोजिंग डेटर है ना, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर्स आर 80,000। कह रहा एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग, कह रहा हमारे ओपनिंग से क्लोजिंग डेटर ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 80,000 से ज्यादा है। इस लाइन को मैं अगर थोड़ा सा इक्वेशन में बदलना चाहूं तो आपको लगता नहीं कि कुछ ये ऐसा कहना चाह रहा है? कह रहा जो हमारे क्लोजिंग डेटर हैं वो एक्सेस में है। किससे एक्सेस में है? ओपनिंग डेटर से एक्सेस में है। ओपनिंग डेटर से ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 80,000 ज्यादा है। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि ओपनिंग डेटर 80,000 कम है। आप सीधे सीधे 2 लाख में से 80,000 माइनस कर दो, ओपनिंग डेटर 120 है। नहीं समझ में आ रहा वैसे तो इक्वेशन देख लो। हमारे क्लोजिंग डेटर 2 लाख है और कह रहा है ये ओपनिंग से 80,000 ज्यादा है। तो इसकी मदद से अगर अब आप ओपनिंग डेटर्स निकालोगे तो हमारे आ जाएंगे 1,20,000। ओपनिंग डेटर्स हमारे कितने आ जाएंगे? 1,20,000। और अगर ओपनिंग डेटर्स आ जाते हैं तो उसके बाद एवरेज डेटर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो आपके पास दोनों फिगर्स हैं। ओपनिंग डेटर हमारे कितने हैं? 1,20,000, और क्लोजिंग डेटर हमारे कितने हैं? 2 लाख। डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 1,20 प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 2, 160 होता है एवरेज डेटर्स। ठीक है जी। तो आप अगर देखें डीटीआर के लिए जो हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो निकल गई है, एवरेज डेटर निकल गए। अब हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? क्रेडिट सेल्स को कंप्यूट करने में। अब क्रेडिट सेल्स को कंप्यूट करने के लिए उसने हमें दो इंफॉर्मेशन दी है जिसको हम यूज करेंगे। टोटल सेल दे रखी है 12 लाख। फिर कहता है जो हमारी कैश सेल्स है ना वो क्रेडिट सेल्स का 25% है। कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल्स का 25% है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले ये तो समझते ही हैं कि टोटल सेल में दो सेल होती है। कौन कौन सी दो सेल होती है? एक तो होती है कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स में दो सेल होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। ये बात आप समझते हो? हाँ सर बिल्कुल समझते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं कैश सेल्स जो है वो 25% है, 25% है क्रेडिट सेल्स का? ध्यान रखना उसने 25% टोटल सेल का नहीं बोला, उसने बोला है कि जो हमारी कैश सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स का 25% है, प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू टोटल सेल। टोटल सेल हमको दे रखी है 12 लाख रुपए की। 12 लाख ही है ना? हाँ जी 12 लाख। क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा, इस क्रेडिट सेल्स के आगे अगर कुछ नहीं है तो मैं कह सकता हूं 1 है, और ये 25/100 मतलब 0.25। तो 0.25 क्रेडिट सेल और 1 क्रेडिट सेल हो जाएगा 1.25 क्रेडिट सेल्स। 1.25 क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 12 लाख। तो हमारी क्रेडिट सेल्स यहां पर आ जाएगी 12 लाख डिवाइड बाय 1.25। 1.25 ये होता है 9,60,000 रुपए। जो हमें डीटीआर के लिए दूसरा कंपोनेंट चाहिए क्रेडिट सेल, वो भी हमने निकाल लिया। इसका मतलब जो दो चीजें चाहिए होती हैं वो दोनों चीजें हमने यहां पर कंप्यूट कर ली। तो अब क्या करना है? अब देर किस बात की, डीटीआर के फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। डीटीआर का फॉर्मूला क्या? क्रेडिट सेल्स मतलब 9,60,000
डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, मतलब 1,60,000। 9,60,000 को 1,60,000 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है 6 टाइम्स। 6 टाइम्स, 6 टाइम्स जो है वो ऑप्शन में है सी इज द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, अच्छा क्वेश्चन था। और इसी का ही मतलब दो क्वेश्चन आए थे रिलेटेड। उसने कहा जो अभी अभी आपने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें ना आप एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकाल दीजिए। ये दो क्वेश्चन साथ साथ थे। उसने डीटीआर भी मांगा, साथ में एसीपी भी मांगा। तो एसीपी के लिए क्या करोगे अब आप? सर एसीपी के लिए हमें क्या करना है? एसीपी के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मंथ्स में चाहिए कि डेज में, क्योंकि सारे ऑप्शन देखोगे तो मंथ्स में है, इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या रखोगे? मंथ्स में है तो न्यूमरेटर में 12 रखना पड़ेगा, 12 अपॉन डीटीआर। और हमारा 12 अपॉन डीटीआर है 6 टाइम्स, मतलब ये हो गया 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का मतलब बी इज द आंसर। एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन। सर क्या आज सारे प्यारे क्वेश्चन ही कराओगे? क्या? हाँ प्यारे क्वेश्चन ही कराएंगे। देखो भाई, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन नंबर 51, डेटर वेलोसिटी। उसने भले ही वेलोसिटी वर्ड यूज किया हो, आपको अगर सामने दिख रहा है कि ये मंथ्स में है तो ये बात समझ में आती है कि मंथ्स में, डेज में या वीक्स में, ये तो एसीपी हो गया। उसने भले ही उसने वेलोसिटी वर्ड यूज कर रखा हो, लेकिन हमें साफ साफ समझ में आता है कि ये कलेक्शन पीरियड है ना जी। उसके बाद कहता है जो हमारी एनुअल सेल है वो 25 लाख रुपए की है। बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर आर 60 एंड 36,667। हमसे ना इसने डेटर्स मांगे हैं, ध्यान रखना। अब बीआर है, अगर बिल रिसीवेबल होता है फिर हमारी रेशो जो है थोड़ी सी बदल जाती है। बीआर ना हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बीआर है तो हमारी रेशो में थोड़ा सा बदलाव आता है। बदलाव क्या आता है? हम फिर अपनी रेशो को डीटीआर ना बोल के रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बोल देते हैं। फिलहाल मुझे ये बताइए एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? सर पहले ये बताओ कि कलेक्शन पीरियड कैसे निकल रहा है? निकलना क्या दे रखा है, मंथ्स में दे रखा है, तो मतलब 12 अपॉन, हम यहां पे क्या लिखेंगे? रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, आरटीआर। क्या? रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, रिवीजन क्लास है। एसीबी इज इक्वल टू 12 अपॉन आरटीआर। अच्छा, एसीपी हमारा कितना है? 3। 12 अपॉन रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो हमारी रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो जाएगी 4 टाइम्स। 4 टाइम्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितनी हो गई? 4 टाइम्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे ये बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो? सर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होना चाहिए क्रेडिट सेल्स। वैसे होता है एवरेज डेटर, लेकिन फिलहाल क्या लिखेंगे? एवरेज, एवरेज रिसीवेबल्स। क्या लिखेंगे? एवरेज रिसीवेबल्स। अच्छा, व्हाट इज द आरटीआर? आरटीआर इज 4। क्या हमें क्रेडिट सेल्स इस क्वेश्चन में दे रखी है? क्रेडिट सेल्स इस क्वेश्चन में, सर सेल सेल लिखा हुआ है, क्रेडिट तो वर्ड नहीं लिखा, तो क्या माने फिर? अभी बताया था मैंने पीछे जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था डीटीआर को, कि अगर सेल के बारे में ना पता हो कि उधार पे कितनी है, कैश पे कितनी है, तो यही मान लेना ठीक है कि सारी की सारी उधार की सेल है। मतलब ये एज्यूमिंग इंटायर सेल इज ऑन क्रेडिट, तो 25 लाख पूरा ले लेंगे हम यहां पर, और ये हमारा आ जाएगा एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज वर्ड को यहां से आप उड़ा सकते हो क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है। ओपनिंग और क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम फिर एवरेज वर्ड को उड़ा देते हैं। रेगुलर क्लास होती ना तो मैं ये कई बार बात बोलता हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल रिवीजन क्लास है तो एक आध बार ही बोल देंगे तो चल जाएगा आपके लिए काम, है ना। बताइए जी कितना आ रहा है? 25 लाख को 4 से डिवाइड अगर हम कर देते हैं तो ये 25 लाख को 4 से डिवाइड करने पर आ रहा है 6,25,000। ध्यान रखें, दिस इज नॉट डेटर, ये डेटर नहीं है। ये क्या है? ये रिसीवेबल है। रिसीवेबल का मतलब क्या? रिसीवेबल हमेशा ध्यान रखें सम टोटल होता है दो चीजों का, डेटर एज वेल एज बीआर। मतलब ये 625 जो है ये डेटर नहीं आया अभी कहीं, इसको डेटर मान लो, रिसीवेबल आया है। और रिसीवेबल जो है वो होता है डेटर्स प्लस बीआर इज इक्वल्स टू 625। हमें इस क्वेश्चन में बीआर की इंफॉर्मेशन दे रखी है। बीआर कितने दे रखे हैं? 60,000 के बीआर दे रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ डेटर्स प्लस 60,000 इज इक्वल्स टू 625। क्योंकि क्वेश्चन में बीआर की इंफॉर्मेशन है तो डीटीआर को डीटीआर ना बोल के रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोलेंगे, और वहां डेटर यूज नहीं होते, वहां पे रिसीवेबल यूज होते हैं। इसका मतलब डीटीआर नहीं, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की मदद से रिसीवेबल निकलेंगे, और रिसीवेबल में डेटर और बीआर दोनों होते हैं। आगे बात समझ में? अब मुझे बताइए डेटर का अमाउंट कितना हो जाएगा?
सर डेटर का अमाउंट हो जाएगा 6,25,000 में से 60,000 को घटा दीजिए आप, 565, 565। 565। C is the answer. आइए जी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 52 भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो मांगी है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो अगर आप याद करोगे तो पहली 5 रेशियोज में से एक है। पहली 5 रेशो को याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सबके न्यूमरेटर में सेल्स आता है और नीचे क्या आता है, जो कंपोनेंट की बात हो रही है, यहाँ वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है तो सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी सेल निकालने का कोई जरिया नहीं है। मतलब पूरा क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे सेल नहीं निकल सकता, और सेल के सबसे नजदीक अगर कुछ दे रखा है तो वो दे रखा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब हमें यहां पर मजबूरी का सौदा लगाना पड़ेगा, हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल नहीं है, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब क्योंकि सेल है नहीं और उसके नजदीक अगर कुछ है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को यूज करके वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। अच्छा, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है सर, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और हमारे इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स कौन कौन से हैं सर, करंट एसेट्स के नाम पर हमारे पास कैश है, हमारे पास बीआर है, गुडविल फिक्स एसेट होता है, डेटर्स है, स्टॉक है, यही है ना। तो हम इन सब का अगर टोटल कर देते हैं, कैश है 10,000, बीआर है 5,000, डेटर है 25,000, स्टॉक है 20,000, 10, 15 और 25 हो गया 40, 60,000 की करंट एसेट्स हो गए। करंट लायबिलिटीज के नाम पर हमारे पास है क्रेडिटर्स 20,000 के और 10,000 के बिल्स पेबल, टोटल हो गया 30,000। वर्किंग कैपिटल आ जाएगा हमारा करंट एसेट 60,000 माइनस करंट लायबिलिटीज 30,000, ये हमारी वर्किंग कैपिटल यहां पर आ गई। कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब वर्किंग कैपिटल आ गई तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स यूज करके, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें इस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1,80,000 की, इसको यूज करके निकाल लेंगे। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 30,000 6 टाइम्स, और 6 टाइम्स का मतलब सी इज द आंसर। डीटीआर से बिल्कुल मिलती जुलती रेशियो है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अच्छा, डीटीआर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कौन सी थी, कलेक्शन पीरियड, क्योंकि वहां पे डेटर से पैसा मिलता था। तो यहां पर क्या होना चाहिए, पेमेंट पीरियड, क्योंकि यहां पर क्रेडिटर्स को हम पे करेंगे। डेटर्स अराइज होते थे क्रेडिट सेल्स की वजह से, और क्रेडिटर्स किससे अराइज होते हैं, क्रेडिट परचेजेस की वजह से। तो यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। और वहां पर हम जब कलेक्शन पीरियड निकालते थे तो न्यूमरेटर में 365, 52 या 12 लेते थे। यहां पर भी वही सेम करेंगे, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे, सीटीआर से। एवरेज लेने का वही तरीका है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। और जैसे वहां पर बीआर जब दे रखा होता था तो फॉर्मूला बदल जाता था, नाम बदल जाता था, ऐसे ही यहां बीपी दे रखा होगा तो अब हम नाम क्या लेंगे, फिर हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो नहीं, पेबल टर्नओवर रेशियो बोलेंगे। और जहां पर एवरेज क्रेडिटर्स ले रहे थे वहां पर एवरेज पेबल लेंगे, और पेबल इंक्लूड क्रेडिटर एज वेल एज बिल्स पेबल। यही यहां पर फर्क है। वहां पे हमने कहा था कि अगर हमें सेल्स के बारे में ना पता हो कि ये कैश वाली है कि क्रेडिट वाली है तो हम मानेंगे पूरे ही साल की सेल क्रेडिट पर है। ऐसे ही हमें परचेजेस के बारे में ना पता हो तो हम पूरे ही साल की सेल को क्रेडिट परचेजेस मान लेंगे। ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो आप देखोगे एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे चलती है सीटीआर। आइए जरा इसका भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में हमें एवरेज क्रेडिटर्स दे रखे हैं 74,000 के, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो दे रखी है 4.8, और हमसे क्रेडिट परचेजेस मांगी है। एग्जामिनेशन क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो सीटीआर का फॉर्मूला बताइए सर, क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। सीटीआर हमारा 4.8 है, क्रेडिट परचेजेस तो हमें यहां पर निकालनी ही है, और एवरेज क्रेडिटर्स हमारे इस क्वेश्चन में 74,000 के हैं। तो हमारे क्रेडिट परचेजेस जो हमारी यहां पर आएंगी वो कितनी आएंगी, 74,000 को 4.8 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, 3,50,000
55,200. C is the answer. देखो मुझे ना अब यहां पर आपके साथ एक बात शेयर करनी है। देखो सीटीआर एक ऐसी रेशियो है जिस पर बहुत ज्यादा आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस जिस पर ज्यादा एग्जामिनेशन क्वेश्चंस नहीं होते रेगुलर बैच में मैं ना फिर उस कॉन्सेप्ट पे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं खुद के बनाए हुए कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। अब हम जब नॉर्मल क्लास लेते हैं, रेगुलर क्लास लेते हैं, तो सीटीआर की प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत से क्वेश्चंस करवाता हूं ताकि बच्चे को कोई अगर नई सिचुएशन देखे तो वो वहां पर हैंडल कर सके। पर ना हमें इस बात को भी रिस्पेक्ट देनी है कि हम यहाँ पर रिवीजन क्लासेस जो है वो कर रहे हैं, और क्योंकि रिवीजन लेक्चर है इसलिए हम थोड़ा सा रिलेवेंट रहने की कोशिश करेंगे। तो सीटीआर को लेकर क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए मैं सीटीआर का सिर्फ यही एक क्वेश्चन करा रहा हूं। चलिए हम अपनी आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। टर्नओवर रेशियोज में हमारी अब सिर्फ एक ही रेशियो रह गई है, एसटीआर। बाकी 7 रेशियोज हमने डिस्कस कर लिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और हमारी जो लास्ट कैटेगरी बची है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की, वो भी नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।